जब आप जेईई और नीट की तैयारी करते हैं 11th-12th में सिलेबस इज वास्ट, तो डेफिनेटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास रिवीजन करने की स्ट्रेटजी नहीं बना पाते बच्चे। में आपके नोट्स सुंदर होने चाहिए, यहां पर सुंदर की बात नहीं है, यहां पर आपके नोट्स एफिशिएंट होने चाहिए। राइटिंग मैटर नहीं करती, जो थ्योरी में इंपॉर्टेंट था वो हाईलाइट करा, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सर ने अगर उस शीट में कहीं डिराइव करा वो हाईलाइट करा, और कोई कहीं आपसे गलती हुई है तो वो हाईलाइट करी। एक चैप्टर में हो सकता है 40-40, 50-50 पन्ने लग जाए, तो कईयों को लगता है यार इतना कब रिवाइज करूंगा। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं या पता करने वाले हैं कि इफेक्टिव नोट्स मेकिंग क्या होती है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बेटा, जब आप जेईई और नीट की तैयारी करते हैं 11th-12th में सिलेबस इज वास्ट। अगर हम लोग देखें तो हमें इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए। सबसे पहली बात है, सिलेबस इज वास्ट, और अगर आप ढंग से प्रॉपर वे में चीजों को नहीं लिखेंगे क्लास में, तो डेफिनेटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास रिवीजन करने की स्ट्रेटजी नहीं बना पाते बच्चे। बच्चों को हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हम रिवाइज कहां से करें, हम लोग शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस होते चले गए। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास कैसे नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर उसके बाद सर मेरे को तो चैप्टर कब कराया गया था, तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, उसको कैसे करें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास क्या थे, सर मैंने डीपीपी पता नहीं कहां सॉल्व करी। ठीक है, मैंने डीपीपी कहां पर सॉल्व करी, मॉड्यूल कहां पर सॉल्व करा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब देखिए, होता क्या है कि इस तैयारी में जनरली हर बच्चा कहीं ना कहीं मेहनत तो करता ही है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि मेहनत की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। आज कई बार कई बच्चे ये सोचेंगे कि यार इसके बारे में भी डिस्कशन करना जरूरी है क्या। यस, क्योंकि उसका एक मेन कारण क्या है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, ऑफलाइन में भी कई बार क्या होता है कि स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई जाती हैं चीजें, और टीचर कभी कभार कुछ ना कुछ चीजें लिखी हुई लेकर के आता है, जैसे क्वेश्चन लिख करके लाता है। अब वहां पर दो मत निकल के आते हैं कि सर हमें कभी भी पीपीटी से नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीपीटी से पढ़ाएंगे तो हमें क्वेश्चन लिखने का समय नहीं मिलता। लेकिन उसका एक एडवांटेज होता है, जो बच्चे भूल जाते हैं। जनरली बच्चे जब एग्जाम में जाते हैं तो जो बच्चे बोलते हैं कि सर हमें बहुत लेंदी लग रहा है पेपर, या हमें ऐसा लगा कि पेपर बहुत लेंदी है, वो रीजन ये है क्योंकि आपने कभी भी क्वेश्चन रीडिंग की हैबिट नहीं डेवलप करी। जो बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि सर मैं सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं बहुत ज्यादा, मैं क्वेश्चन में डेटा करंट का दिया था, मैंने उसको वोल्टेज लिख लिया, या फोकल लेंथ दिया था, मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लिया। तो ये वाली प्रॉब्लम आप कहां डील करना खत्म करेंगे? वो तब करेंगे जब क्लास में, जब आपको टीचर पढ़ा रहा है और आपके सामने क्वेश्चन है, तो आपकी रीडिंग हैबिट वहां से बनती है बेटा। तो हमें कहीं ना कहीं अपने टाइम को एफिशिएंटली और क्लास के साथ साथ एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए हमें उस चीजों को डील करना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा भी ना हो कि भाई कोई टीचर लेकर के आ रहा है अपने नोट्स, तो सारे के सारे रिटर्न फॉर्मेट में लेकर के आ रहा है, तो बच्चे को लिखने का समय नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है। तो टीचर जनरली क्या करता है कि मिक्स एंड मैच करता है, कि जब भी वो थ्योरी पढ़ा रहा है तो कोई भी चीज लिखी हुई नहीं होती, डायग्राम खुद से बनाता है, थ्योरी खुद से लिखता है, स्टेटमेंट्स खुद से लिखता है, डेरिवेशन खुद से करता है। ये सारी चीजें वो टीचर आपके साथ करता है कि आप सोचते सोचते समझते समझते आराम से अपने नोट्स बनाइए। यस, अब क्वेश्चन के फॉर्म में कभी भी टीचर अगर आपके सामने क्वेश्चन ला रहा है, तो अब जो बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जरा ध्यान सुनिए, आपके कई बार पैसेज बेस्ड सवाल होते हैं, कई बार मैच द कॉलम बेस्ड सवाल होते हैं, लेंदी लेंदी सवाल होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उस तैयारी में जब आप क्लास में उस टाइप के सवाल डील कर रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज को डिकोड करना भी आना चाहिए? कई बार वो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिख देते हैं और बच्चे आसान सवाल को भी मिस आउट कर जाते हैं। तो ये हमारा एक पार्ट एंड पार्सल है इस तैयारी का, आपको ये सारी चीजें डील करनी आनी चाहिए। अब ये चीज अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि हाँ सर, आप सवाल उसी फॉर्मेट में लेकर के आइए जिस फॉर्मेट में एग्जाम में पूछा जाता है, आप उसको ईज आउट करके या फिर उसके सिर्फ डेटा पॉइंट्स बता करके हमें सवाल मत करिए। क्यों? क्योंकि सवाल सॉल्व करना भी एक प्रॉब्लम है और सवाल को समझना भी एक प्रॉब्लम होता है हमारे एग्जाम में। यस, तो अब बात आती है, जब हम लोग क्लास में कहीं पर भी कोई भी टीचर स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाता है, तो वो क्वेश्चन को कहीं ना कहीं उसी फॉर्मेट में, मेरा ये मानना है, उसी फॉर्मेट में लेकर के रखना चाहिए जिस प्रकार से आपको एग्जाम में मिलता है। क्योंकि जब आप सवाल को रीड करेंगे, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो या पेन पेपर बेस्ड टेस्ट हो, आप सवाल को रीड करते हैं, उसमें से डेटा निकालते हैं, डेटा को एक जगह लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के हिसाब से फॉर्मूला सोचते हैं, फिर उसको एनालिसिस करके सॉल्व करते हैं और आंसर मार्किंग करते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्लास में आपको कहीं ना कहीं हैबिट में डालनी होती है। अब
जब हम लोग ये सोच करके अपनी पीपीटीज को डिजाइन करते हैं कि थ्योरी हम हाथ से लिखेंगे, बच्चे को लिखने का टाइम भी मिल जाएगा, लेकिन सवालों के साथ जब बच्चा डील करेगा तो उसको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम निकल के आती है कि सर मेरे नोट्स अच्छे नहीं बनते। अब बात है कि 10वीं तक की अगर मैं बात करूं तो 10वीं तक में आपके नोट्स सुंदर होने चाहिए। यहां पर सुंदर की बात नहीं है, यहां पर आपके नोट्स एफिशिएंट होने चाहिए। मतलब जब आपने जो भी चीजें लिखी हैं वो आपको समझ आ जानी चाहिए, राइटिंग मैटर नहीं करती। और अगर आप वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ निपटाते हुए चल रहे हैं तो आपके शॉर्ट नोट्स का जो ये बवाल होता है वो भी निपट जाए। आप अपने ही नोट से, कई बच्चे होते हैं टॉपर नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं टेलीग्राम से, नेट पर से। बिलीव मी, किसी और के लिखे हुए नोट्स आपको कभी भी काम नहीं आएंगे। आप कभी भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब आप क्लास में सवाल करते हैं, कई बच्चे कैलकुलेशन में गलतियां करते हैं, कुछ बच्चे रीडिंग में गलतियां करते हैं, कुछ बच्चे कंसेप्चुअल गलतियां करते हैं, कुछ बच्चे आंसर मार्किंग की गलतियां करते हैं। तो हर बच्चे की अपनी अपनी कमी होती है और अगर वो बच्चा जान जाए तभी उस पर मेहनत करके उसको सुधार सकता है, राइट। तो रिवीजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों का निकल के आता है। शॉर्ट नोट्स अलग से बनाने के लिए बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क नहीं करते तो रिवाइज ही नहीं कर पा रहे उन पॉइंट्स को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टीचर ने कराए थे कभी उसका ध्यान नहीं दिया, रफ में कर दिया और आंसर आकर के बॉन्ड की फीलिंग ले ली कि हाँ भैया हमसे तो सब हो जाता है। फिर जब 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद जब रिवाइज कर रहे हैं तब याद ही नहीं था ये सवाल हुआ कैसे, हिंट भी नहीं आ रहा होता है। और सबसे बड़ा ट्रॉमा वो होता है कि एक सवाल जो आप लगा चुके हैं और फिर जाकर के जब आप देख रहे हैं तो आपको हिंट भी नहीं लग रहा था इस सवाल में मैंने किया क्या था। तो ऐसी तैयारी क्यों करनी कि उस मोमेंट पर आपको फील हो रहा है, फील गुड फैक्टर आ रहा है कि हाँ यार तैयारी सही थी, लेकिन 2 महीने 3 महीने या 1 साल के बाद जब आप उस नोट्स को खोल रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं, ट्रॉमा मिल रहा है, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कैसे डीलिंग करनी है और डीपीपी और मॉड्यूल्स के साथ कैसे डीलिंग करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए हर बच्चे का अपना एक तरीका है, मैं किसी चीज को डिस्कार्ड नहीं करूंगा, लेकिन इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने जो अच्छे बच्चे परफॉर्म करते हुए देखे हैं, मैंने देखा है कि वो इन सारी चीजों को कैसे डील करते हैं। मेरा एज अ टीचर एक ओपिनियन होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल वही बताऊंगा कि जो मैंने बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो स्कूल के साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं चीजों को, उनकी नोट्स मेकिंग कैपेबिलिटीज के बारे में आपको मैं बताने आया हूं। ठीक है, सबसे पहले होती है हमारे पास रेगुलर क्लास के नोट्स। ठीक है, रेगुलर क्लास नोट्स, ध्यान सुनिए, आप नोट्स ऑनलाइन के बनाए या ऑफलाइन के बनाए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डील करना है। आपके पास 2 प्रकार की कॉपी होनी चाहिए, एक रेगुलर क्लास जो आपकी ऑनगोइंग क्लास में चल रहा है और दूसरी आपकी प्रैक्टिस एंड डीपीपी, प्रैक्टिस की आपकी कॉपी हो एंड डीपीपी स्लैश मॉड्यूल की आपकी अलग कॉपी होनी चाहिए। प्लीज मिक्स मत कर दीजिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा। कुछ बच्चे क्या कहते हैं क्लास नोट्स में ही वहीं पर ही डीपीपी लगा दिया, समझ ही नहीं आ रहा है। एक सारी प्रॉब्लम पता है कब निकल के आती है, 1 साल के बाद, जब आप 11th खत्म कर चुके हो या 12th खत्म कर चुके हो और अब आप रिवाइज करने जा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा यार ये जो मैंने कीचड़ मार मार के क्वेश्चन सॉल्व करा है, आंसर मार्क कर दिया, ये कहां का सवाल था यार, मैं क्या रिवाइज करूं, इसमें क्या था इंपॉर्टेंट इस सवाल में, मैंने अगर करा है तो कुछ याद होना चाहिए ना यार। तो ये कीचड़ मार करके आंसर निकालना हमारा टारगेट नहीं है, हमें अपने प्रैक्टिस टाइम पर या प्रिपरेशन टाइम में इंपॉर्टेंट चीजों को इकट्ठा भी करना है सो दैट रिवीजन टाइम हमारा कम हो और एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो इसलिए प्रैक्टिस की कॉपी आपकी बिल्कुल अलग होनी चाहिए जिसमें आप डीपीपी एंड मॉड्यूल विच इज योर प्रैक्टिस जोन, आप उसको अलग करें और क्लास के नोट्स को अलग करें। क्यों सर दोनों को सेम क्यों नहीं? क्योंकि क्लास में देखो कई बार टीचर जब एग्जाम हो जाता है टीचर बोलता है कि यार क्लास के नोट से चीजें आई, सभी के नोट से आ रही होती है। आज मेरे पास वॉइस है, आप मेरे को सुन पा रहे हैं यूट्यूब पे या ऐप पर, जहां पर भी आप मेरे को सुन पा रहे हैं, सिंस मेरे पास एक वॉइस है विच कैन बी हर्ड, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि हाँ राजवंत सर के क्लास नोट से क्वेश्चंस आए। लेकिन इंडिया में लाखों ऐसे टीचर हैं जिनके पास शायद ये वॉइस ना हो, लेकिन उनके भी कंटेंट से सारी चीजें आती हैं। इसीलिए मैं जनरली ये चीज बोलता हुआ नहीं सुनाई देता हूँ कि यार देखो भैया नोट से आया। रीजन उसका ये है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, उनके शायद सामने कैमरा ना हो, लेकिन उनके नोट से भी सवाल बनते हैं, इसीलिए बच्चे परफॉर्म करते हैं पढ़ने वाले। ठीक है, तो मैं आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, सारे टीचर बेस्ट अपना देने की कोशिश करते हैं। उनके नोट्स में क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए। हर टीचर कोशिश क्या करता है कि वो कुछ अपने रेफरेंसेस बुक, जैसे मैं फिजिक्स का अगर बात करूं तो मेरा टारगेट रहता है 3-4 रेफरेंसेस बुक के साथ, मेरी अपनी एक अलग थ्योरी है, मेरा एक अपना एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट है, मैं चीजों को जैसे समझता हूं वैसे मैं बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं।
राइट। अब बात आ रही है कि उस थ्योरी में मैं क्या क्या चीजें इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूं, मॉड्यूल, उस चीजों में एनसीईआरटी, उस चीजों में एचसी वर्मा, उसमें हमारे पास इरोडोफ, उसमें हमारे पास पीवाईक्यूज, मेजर कंटेंट इसका होता है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और किताबों के भी नाम आप सभी लोगों को पता है, हम कोशिश करते हैं उनके भी कुछ अच्छे सवाल बीच बीच में बच्चों को करवाते हुए चले, लेकिन मेजर पोर्शन ये होता है। और हर टीचर ये कोशिश करता है कि जो इतने सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें एनालिसिस करे कि यार किस प्रकार के सवाल ज्यादा आते हैं, और उस प्रकार के सवाल की प्रैक्टिस बच्चों को ज्यादा क्लास में खुद से करवाई जाए, सो दैट एग्जाम में बच्चे का एक कंफर्ट जोन बने। ठीक है, तो आपके क्लास नोट्स बेसिकली इज अ एनालिसिस, ये प्रॉपर टीचर की करी हुई एनालिसिस है बेटा। हर टीचर की एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, तो आप जिससे भी पढ़ रहे हैं उस टीचर की एनालिसिस आपके कॉपी में बिल्कुल साक्षात सही तरीके से होनी चाहिए। ये आपकी एनालिसिस नहीं है, इसमें जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर के आपकी एनालिसिस बनती है कि मैं किसमें सही हूं या किसमें गलत हूं या मेरी कमजोरी क्या है। ये आपकी सेल्फ एनालिसिस बाद में बनेगी। एक टीचर की एनालिसिस और आपकी एनालिसिस जब क्लब हो जाएगी तब एक अच्छा सिलेक्शन निकलता है बेटा। यस, अगर आपने दोनों को मर्ज कर दिया तो समझ नहीं आएगा टीचर क्या इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा था और आपकी प्रैक्टिस में जो आपकी कमियां निकल रही हैं उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, आपको सेग्रीगेटेड फॉर्म में मिलता ही नहीं है। यस, तो अब नोट्स कैसे बनाने हैं, याद करें जब भी आपको कोई टीचर पढ़ाता है तो थ्योरी टाइम पर टीचर आपको लिखने का टाइम भी देता है और टीचर के साथ साथ आपको लिखना चाहिए। तो थ्योरी आप हैंड रिटन करेंगे, ठीक है। और देखो मैंने एक ऊपर स्पेस छोड़ा है, आपकी कॉपी में अगर लाइन वाली कॉपी हो तो ऊपर ऑटोमेटिकली स्पेस होगा। कुछ बच्चे ब्लैंक पेजेस पर अपने नोट्स बनाते हैं तो ऊपर एक जोन छोड़ दीजिएगा, मैं उसका रीजन बताता हूं क्यों। मैंने देखा है अच्छे बच्चों को परफॉर्म करते हुए, यहां पर एक जोन छोड़िएगा खाली। आप अपना थ्योरी लिख रहे हैं, क्वेश्चंस के आप नंबरिंग लिखिए, नंबर, और कुछ नहीं करना। जैसे आज आपका लेक्चर था तो लेक्चर नंबर कौन सा है, लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर आपका कौन सा है, चैप्टर का नेम लिख लीजिए, ठीक है, चैप्टर का नेम। क्योंकि आपको हमेशा एक पीडीएफ क्लास के बाद मिलती है तो उसमें आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती। पीडीएफ आप खोल लेंगे कि भाई लेक्चर नंबर 5 था, यूनिट्स एंड डायमेंशन का पीडीएफ खोल लिया। अगर आपको क्वेश्चन रिवाइज करना है तो आपको क्वेश्चन वहां मिल जाएगा, तो वो लिखने की गधा मजदूरी हमें नहीं करनी होती। आपने ये लिखा, टीचर ने जितने भी थ्योरी बात करी आपने वो लिखा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं कि इसमें आपके क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो थ्योरी आप हैंड रिटन फॉर्मेट में प्लीज लिखेगा, ये मत सोचना कि यार सर के पीडीएफ में बाद में डाउनलोड कर लूंगा, नहीं। लर्निंग बहुत तरीके से होता है, आप कई बार चीजों को बार बार देख करके याद कर लेते हैं, कई बार सुन करके याद कर लेते हैं और कई बार लिख लिख करके ही याद हो जाती है। तो लर्निंग का फैक्टर आपको अपने हाथ से निपटाना है। फिर उसके बाद आता है आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। और अगर आपका टीचर, जैसे आपने मेरी क्लासेस करी होंगी तो मैं हर क्वेश्चन के ऊपर लिखता हूं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। क्यों? क्योंकि आपकी कॉपी में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं हो, बस आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड सॉल्व करें, ठीक है। उसके इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स निकले, जैसे टीचर ने कभी कभार हिंदी में लिख दिया, देसी, जैसे मैं बोलता हूं देसी भाषा में ये बोल रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट करें। क्या करें? आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपना हाईलाइट करें, कलर कोडिंग कर लेना बेटा। जैसे मान लो कि कोई इंपॉर्टेंट बात बोल दिया, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, उसको आप हाईलाइट करें, पूरा मत रंग देना, क्योंकि सर हमको तो सर भी इंपॉर्टेंट लगता है, नहीं, सिर्फ फॉर्मूला आपने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई चीज बोली कि यार सर ने बताया कि यार देखो इस प्रकार के सवालों में ये प्रकार की गलती होती है, उसको अपनी देसी भाषा में लिख करके हाईलाइट कर लिया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुआ, जो भी आपके एरर्स, जहां आपने गलती करी उसको भी हाईलाइट करा, उसको भी आपने हाईलाइट करा। थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट था उसको हाईलाइट करा, जहां पर जो थ्योरी में इंपॉर्टेंट था वो हाईलाइट करा, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सर ने अगर उस शीट में कहीं डिराइव करा वो हाईलाइट करा, और कोई कहीं आपसे गलती हुई है तो वो हाईलाइट करी। सबके कलर अलग कर लेना। ऐसा नहीं होता बेटा हर पन्ने में टीचर की थ्योरी आ रही हो, कई पन्ने ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो उसमें कोई हाईलाइट नहीं हो रहा। कोई जरूरी बात नहीं है कि हर पन्ने में कुछ हमें हाईलाइट करना है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब आप अपने पन्ने को करेंगे, एक बार आपका जब लेक्चर खत्म होगा तो अगली लेक्चर से पहले हर बार टीचर बोलता है रिवाइज करके आना। जो भी आपने इस पन्ने में मेन पॉइंट्स आपको लगा कि यार ये मेरे को रिवाइज करने थे, तो रिवीजन पॉइंट्स यहां लिख लेना, छोटी अपनी भाषा में रिवीजन पॉइंट। आप इस पूरे पन्ने का जो भी समरी है
आप फॉर्मूले में अटके, आप क्वेश्चन में अटके, कहीं कंसेप्चुअल अटके या थ्योरी में अटके, जो भी आप अटके वो आप अपना ऊपर लिख लेना। इससे क्या होगा, क्योंकि आपके हर पन्ने पे देखो, आप हर पन्ने में आपका ऐसा नहीं होता कि हर पन्ने में आप अटक ही रहे हो, है ना, आप कुछ कुछ जगह पर अटकते हो तो आपने वो ऊपर लिखते हुए चले गए। तो जो बच्चे सोचते हैं कि यार मेरे को अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये गधा मजदूरी है भाई। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, छोटे फॉर्मेट में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो पूरे पन्ने का जो भी क्रक्स है वो आपका ऊपर है। तो जब ये आपको रिवाइज करना होगा तो आपको पूरा नहीं रिवाइज करना, आपने पन्ने में ऊपर देखा, अच्छा ये पॉइंट्स मेरे को याद रखने। हाँ, अगर आपको आया डाउट यार ये वाला पॉइंट क्या कहना चाह रहा था, तो उसी पन्ने में नीचे है, आप वहीं पर उसको रिवाइज करके निपटा सकते हैं। आपको अलग से शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं है। जब आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आप ऊपर ऊपर देखेंगे, अच्छा हाँ सही है, इस पन्ने में कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, इस पन्ने में ये इंपॉर्टेंट था, यहां अटका तो ये वाला नीचे पॉइंट है, अच्छा अच्छी बात है, हर पन्ने को आपने रिवाइज करा। जब आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें, पूरे चैप्टर का क्रक्स आपके दिमाग में होगा, आपको अलग से कोई पन्ना नहीं करना है, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्लास के नोट्स आपके ऐसे होते हैं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा। टीचर इसलिए लिखा हुआ क्वेश्चन लाता है कि आप समझ पाए कि एग्जाम में इसी लैंग्वेज में आपको सवाल को डिकोड करना है। यस, अब सर प्रैक्टिस ये क्या है, आप हो सकता है अपना टेस्ट दें, टेस्ट को भी इसी में ही देना, ठीक है, हो सकता है आप अपना टेस्ट दें, हो सकता है आप अपना मॉड्यूल करें, हो सकता है आप अपना डीपीपी दें, या कोई भी रैंडम आप कोई भी किताब एचसीवी आप सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपको कोई और किताब मिली, आपने उसको क्वेश्चन सवाल लगाए। बिलीव मी, सबसे बड़ा ब्लंडर इस तैयारी में जेई और नीट की में क्या होता है, बच्चे इतने सवाल प्रैक्टिस करते हैं 2 साल में, आपने कुछ नहीं तो 10-12 हजार सवाल मिनिमम लगाए होंगे, मिनिमम। टीचर ही 3-4 हजार सवाल करा देता, प्लस आप मिलाएंगे, हर सब्जेक्ट में आप 10-10, 12-12 हजार सवाल लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप 12 हजार सवाल रिटेन कर पाएंगे? गेम इज ऑफ रिटेंशन, करने की बात नहीं है सिर्फ। 12 हजार सवाल हर बच्चा लगा रहा है, लेकिन जो भूल जा रहा है वो एग्जाम में कर ही नहीं पाएगा। तो गेम किसका था? रिटेंशन का। तो अब हम लोग अगर इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़े से एफर्ट्स के साथ लगाएं, थोड़ी सी स्मार्ट एनालिसिस के साथ लगाएं, तो क्या ये हमारे को एक बेनिफिट नहीं देगा? बिल्कुल देगा सर। तो अब आपको यहां पर ना ध्यान रखना है, आपको डीपीपी डाउनलोड करके प्रिंट आउट करने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास पड़ी हुई है, कभी भी यूज होगा कर लेना। आप कोई भी चीज करें, जैसे मान लीजिए आप डीपीपी कर रहे हैं, तो प्लीज डीपीपी का नंबर मेंशन करें और चैप्टर का नेम मेंशन कर लीजिए। चैप्टर नेम आप मेंशन करके आराम से अपना क्वेश्चन नंबर के साथ सॉल्व करिए। मान लीजिए आपकी 2-3 गलतियां हुई, इसमें भी वही अप्रोच, हाईलाइट कर लीजिए, कहीं गलती हुई हाईलाइट कर लीजिए। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गलती करी, हाईलाइट कर लीजिए। आपने स्क्वायर करने में गलती करी, हाईलाइट कर लीजिए। आपने रेशियो निकालने में गलती करी, हाईलाइट करिए। क्योंकि जब आप इस कॉपी को खोलेंगे तब आपको क्या महसूस होगा, आपकी गलतियां कहां निकल रही हैं। बिलीव मी, जो भी बच्चे कहते हैं कि सर मेरे से सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, सिली मिस्टेक्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से निपटाई जाती है। अगर आपको यह बात पता लग रही है अपनी तैयारी में कि आप किस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, कोई मेजर गलतियां नहीं करता कोई, एक्स स्क्वायर करने में, मान लो 2 का स्क्वायर करने में किसी ने कुछ और लिख दिया, क्यूब रूट करना था कुछ और लिख दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में गलती हो गई, R1/R2 का रेशियो पूछा था, R2/R1 का, यही गलतियां होती हैं। अगर आपने इन पर ध्यान नहीं दिया तो ये गलतियां एग्जाम में हो जाती हैं और वो सीधे नेगेटिव करती हैं। ठीक है, तो आपकी अगर यहां पर भी कोई गलती हो रही है, हाईलाइट करते हुए चलिए। और इसके ऊपर भी आप अपना एक स्पेस छोड़ करके, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने यहां पर सीखी, ठीक है, इसमें भी आप अपना स्पेस छोड़िएगा, इसमें आप क्वेश्चन नंबर बस डाल दीजिएगा कि यार इस डीपीपी का क्वेश्चन 4 और 5, 4 और 5 इस पन्ने में मैंने डीपीपी सॉल्व करी, क्वेश्चन 4 और 5 का मेरे को रिवीजन करना है। तो बाद में अगर आपको कभी भी रिवीजन मोड में आना है तो एक टीचर के नोट्स कैसे रिवाइज करने हैं, ऊपर से, इसमें कैसे रिवाइज करना है, इसमें आपको रिवाइज करना है ऊपर से। आप ये देखेंगे कि यार इस डीपीपी का, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन 4 और 5 मेरे को एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि करते समय मेरे से गलती हुई थी। ठीक है, तो आपने अपनी पीडीएफ डाउनलोड करी, पीडीएफ डाउनलोड करके देखा, अच्छा ये सवाल है, अब खुद से एक बार लगाइए। जब आप लगाएंगे, अगर गलती रिपीट हुई, दैट मींस ये बहुत मेजर चीज होने वाली है। ऐसा सवाल या तो एग्जाम में छोड़ना पड़ेगा, या तो करे तो बिल्कुल कॉन्शियस होकर के बहुत ध्यान से हमें करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपना कभी भी मॉड्यूल लगा रहे हैं तो ऊपर लिखिए बेटा, मॉड्यूल का पेज नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये लगा रहा हूं। बहुत छोटे छोटी चीजें हैं बेटा, अगर आप ये चीज नहीं करते हैं, बिलीव मी, आखिरी में आकर के आपके पास इतने मोटे मोटे 20 रजिस्टर हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि यार रिवाइज कैसे करूं।
बिलीव मी। तो एक स्मार्ट एनालिसिस के साथ अगर आप छोटे छोटे एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आपके खुद के रिवीजन के पॉइंट्स, जो गलतियां हैं वो वाले पॉइंट्स, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपके शॉर्ट नोट्स, आपके डीपीपी मॉड्यूल, सबका तरीका सही से चलता हुआ चलेगा। हमेशा आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए, एक क्लास की कॉपी और एक आपकी खुद की प्रैक्टिस कॉपी, जिसमें आप टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डीपीपी करेंगे, मॉड्यूल करेंगे। जो भी कर रहे हैं टैगिंग के साथ करते चलेंगे और हर पेज के ऊपर एक स्पेस जरूर छोड़ेंगे, जिसमें आप उस पेज में जो भी गलतियां हुई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए, जो भी क्वेश्चन की आपको लगा कि आपको रिवाइज करने हैं, उनको ऊपर रखेंगे। दैट्स इट, दैट्स इट। इसको करते हुए चलेंगे। अब कुछ बच्चों को क्या रहता है, ठीक है, देखो एआई का जमाना है, ठीक है, एआई का जमाना है भाई। अब आप कोई बच्चे के पास चैट जीपीटी है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करें, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करें। ऑल्दो मैं अभी इसको नहीं बोलूंगा क्योंकि आपका लर्निंग फेज है। जो बच्चे ये नहीं करें, मान लो एक चैप्टर आपका चला गया, सर अभी तो ये नहीं करा, अब मैं कैसे करूं, तो आप क्या करें, पीडीएफ को डाउनलोड करें, क्लब कर लें उनको, क्लब करके चैट जीपीटी को दें और उसको बोले इसको समराइज करें, ठीक है, समराइज। ऑल्दो आपको हैंड रिटन नोट्स क्लास में मिलते हैं, है ना, समरी हर लेक्चर के बाद आपको समरी मिलती है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि यार मेरे हैंड रिटन नोट्स की समरी निकाल दो या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल दो, तो आप उसको समराइज करके डाउनलोडेबल फॉर्म में डाउनलोड करके, ठीक है, डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। ये एक अलग तरीका है, लेकिन ये मैं बोलूं कि अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो करे जा सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि यार ये वाला तरीका अभी मत करना, क्योंकि ये तरीका हमें शायद मेहनत करने से रोके, ठीक है। हमारे लर्निंग भी होती है जब हम कलम चलाते हैं। तो मेरा ये मानना है बेटा कि अगर आप इन सारी चीजों को साथ लेकर के चलेंगे तो आपको अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम की कोई जरूरत नहीं है। आपके उस पेज के ऊपर ही आपके शॉर्ट नोट्स है, आपको रिवीजन करने का कोई लोड नहीं रहेगा कि यार मेरे को इतना सब रिवाइज करना है क्या। एक चैप्टर में हो सकता है 40-40, 50-50 पन्ने लग जाए, तो कईयों को लगता है यार इतना कब रिवाइज करूंगा। बस ये पॉइंट्स को रिवाइज करते हुए चलिए भैया, जहां अटके वहीं नीचे देख करके अपना काम निपटा लीजिए, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट स्टडी के साथ करिएगा, और अगर आपको और भी इस प्रकार की कोई चीजों में दिक्कत आ रही है तो प्लीज बताइएगा। देखो कई बच्चे कहेंगे बताओ अब नोट्स बनाना भी सिखाना पड़ेगा क्या। हाँ, अगर किसी को नहीं पता है और उसका समय बर्बाद हो रहा है तो एज ए टीचर मेरे को वहां पर भी गाइड करना चाहिए। ये मेरा मानना है कि इस तरीके से नोट्स होने चाहिए। हो सकता है दूसरे टीचर का कुछ और मानना हो, वो अपनी जगह सही होंगे। बिल्कुल ऐसा कोई कंपैरिजन मत करिएगा, सबका अपना अपना सोचना है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार सर ने ये बात सही बताई है, इसको इतना करने से, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने से मेरे इतने सारे पैरामीटर सॉल्व हो जाते हैं, तो आप इसको आराम से फॉलो कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने आप समय के साथ मिलता चले जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मजाते रहिए।